नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से 1740 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यही है कि ये दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तानों में से एक था और ये बहुत ही पावरफुल था। इसका प्रारंभिक जीवन देखिए। प्रारंभिक जीवन अलाउद्दीन सुल्तान जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन का लड़का था। उसका जन्म 1266-67 में हुआ था। शिहाबुद्दीन युवावस्था में ही मर गया और उसके चारों पुत्रों का पालन पोषण का भार जलालुद्दीन पर आ पड़ा। अलाउद्दीन की शिक्षा की उचित व्यवस्था न हो पाई और वे निरीक्षक ही रह गया था, परंतु अस्त्र शस्त्र संचालन और अश्व संचालन में उसने कोई अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया था। फलते हुए एक कुशल सैनिक बन गया। जलालुद्दीन ने अपनी दो पुत्रियों का विवाह अपने दो भतीजों अलाउद्दीन और अल्मास बेग के साथ कर दिया। खिलजी क्रांति में जलाल के दोनों भतीजों ने भी भाग लिया था। अतः सुल्तान बनने पर अलाउद्दीन को अमीर तुजुक का पद दिया गया। मलिक छज्जू के विद्रोह के समय अलाउद्दीन ने अत्यधिक सूरवीरता का परिचय दिया और स्वयं अरकली खान ने सुल्तान के सामने उसकी प्रशंसा की। परिणाम स्वरूप उसे कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी देकर पुरस्कृत किया गया। जलालुद्दीन अपने भतीजे के प्रति चाहे कितना ही उदार रहा हो, परंतु उसकी सास मलिका जहान और पत्नी दोनों के उच्छृंखल व्यवहार और तीनों ने उसका दाम्पत्य जीवन नीरस बना दिया। दिल बहलाने के लिए उसने मेहरू नामक प्रेमिका की तलाश कर ली, परंतु उसकी पत्नी को इसका पता चल गया और एक दिन उसने अलाउद्दीन के सामने ही मेहरू की पिटाई कर दी। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन ने दिल्ली से दूर जाने की योजना बनाई। उसके भाग्य में मलिक छज्जू का विद्रोह उठ खड़ा हुआ और विद्रोह की समाप्ति के बाद उसे कड़ा व मानिकपुर की सूबेदारी मिल गई। उसे अपनी पत्नी से भी मुक्ति मिल गई, क्योंकि सुल्तान की पुत्री ने राजधानी में रहने का ही फैसला किया। मेरू को वह अपने साथ ले गया। अब उसका जीवन सुख और शांति से गुजरने लगा। वह अपने भावी उन्नति के संबंध में नित्य नई योजना बनाने में लग गया। मलिक छज्जू के पुराने अमीरों तथा सुल्तान ने से असंतुष्ट अमीरों ने भी उसे उकसाना शुरू किया, परंतु अलाउद्दीन शीघ्र ही इस निष्कर्ष पर पहुँच गया कि सफलता प्राप्त करने के लिए एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है और इसके लिए अपार धन चाहिए। अतः 1292 ईस्वी में भिलसा नगर पर आक्रमण किया और वहां से प्राप्त धन से 8000 घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली, जो केवल उसके प्रति निष्ठावान थी। 1296 ईस्वी में उसने सुल्तान से पूछे बिना अत्यधिक गोपनीय ढंग से देवगिरी पर आक्रमण किया और विपुल धन संपदा तथा हथियारों को हस्तगत किया। शायद इसी समय उसने दिल्ली का सिंहासन हथियाने की योजना बनाई होगी। योजना अनुसार सुल्तान को कड़ा आने के लिए आमंत्रित किया गया। जुलाई 1296 ईस्वी में सुल्तान के कड़ा पहुंचने पर उसका वध कर दिया गया और अलाउद्दीन ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें उसने अपने समर्थकों को पुरस्कृत किया। अलाउद्दीन के छोटे भाई अल्मास बेग को उलुग खां की उपाधि, मलिक हिजबुद्दीन को जफर खान की, मलिक संजर को अलप खान की और मलिक नुसरत जालंधरी को नुसरत खान की उपाधियां दी गई। अन्य अधिकारियों और सैनिकों को भी सोने चांदी के सिक्कों से पुरस्कृत किया गया। अलाउद्दीन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन सुल्तान तो बन गया, परंतु इस पद को बनाए रखने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थी। पहली बात तो ये कि वह हत्यारा तथा अपहरण करता था और भले तथा विचारवान लोग उससे घृणा करने लगे। दूसरी, मृतक सुल्तान के पुत्र अभी जीवित थे। जलालुद्दीन के अधिकांश अमीर भी उसे सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। तीसरी बात, दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी और जब तक राजधानी पर उसका अधिकार नहीं हो पाता, तब तक उसे सही अर्थों में सुल्तान नहीं माना जा सकता था। चौथी बात, मृत सुल्तान की विधवा
मलिका जहां ने सिंहासन को रिक्त रखना उचित न समझकर अपने पुत्र कदर खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठा कर सुल्तान घोषित कर दिया था। इसके अलावा दूरगामी समस्याएं पश्चिम व उत्तर सीमांत के मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा, हिंदू शासकों की शक्ति का दमन करना आदि भी थी। कुल मिलाकर परिस्थितियां काफ़ी गंभीर थी, परंतु अलाउद्दीन अवसर के अनुकूल सिद्ध हुआ। राजधानी पर अधिकार। मलिका जहां द्वारा शासन सूत्र पर कब्जा बनाए रखने की दृष्टि से अपने पुत्र कद्र खां को सिंहासन पर बैठा देने से जलालुद्दीन के परिवार में फूट पड़ गई। बड़ा लड़का अरकली खां जो मुल्तान का सूबेदार था, इससे अत्यधिक क्रोधित और रुष्ट हो गया, क्योंकि बड़ा होने के नाते वे अपने आपको सिंहासन का हकदार समझता था। अतः उसने मुल्तान में ही बने रहने और परिवार की सहायता के लिए दिल्ली ने जाने का निश्चय कर लिया। अब अलाउद्दीन को दिल्ली की गतिविधियों की जानकारी मिली तो उसके हर्ष की सीमा न रही, क्योंकि उसे भय था तो केवल अरकली खां से। वर्षा ऋतु की कठिनाइयों से विचलित हुए बिना उसने विलम्ब दिल्ली की तरफ कूच कर दिया और मार्ग में नए सैनिक भी भर्ती करता गया। जब वह बदायूं पहुंचा तो उसकी सेना में 56,000 घुड़सवार और 70,000 पदाती सैनिक थे। अलाउद्दीन का मार्ग रोकने के लिए दिल्ली से जो सेना भेजी गई, उसके अधिकांश अमीरों को मुंह मांगा सोना देकर अलाउद्दीन ने अपनी तरफ मिला लिया। जलाली अमीरों के पक्ष परिवर्तन ने रुकनुद्दीन इब्राहिम की स्थिति को कमज़ोर बना दिया। दूसरी तरफ मलिका जहां के संदेशों के उपरांत भी अरकली खां दिल्ली नहीं आया। अंत में सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम ने आगे बढ़कर अलाउद्दीन का सामना करने का निश्चय किया, परंतु युद्ध से पूर्व ही उसके अधिकांश अमीर और सैनिक उसका साथ छोड़कर अलाउद्दीन से जा मिले। ऐसी स्थिति में सुल्तान अपनी मां मलिका जहां, अहमद चप तथा कुछ अन्य लोगों के साथ मुल्तान की तरफ भाग गया। बिना युद्ध लड़े ही अलाउद्दीन का राजधानी पर अधिकार हो गया। कुछ दिनों बाद उसने दिल्ली में दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। इस अवसर पर सभी को इतना धन दिया गया कि लोग अलाउद्दीन के जघन्य कृत्य को भूल गए। जलालुद्दीन के पुत्रों का वध। राजधानी दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद भी अलाउद्दीन अपने विरोधियों की तरफ से लापरवाह नहीं रहा। नवंबर 1296 ईस्वी में उसने अपने 2 सेनानायकों उलुग खां और जफर खां को एक शक्तिशाली सेना के साथ मुल्तान पर आक्रमण करने को भेजा। इन दोनों सेनानायकों को बिना किसी प्रतिरोध के दोनों राजकुमारों अरकली खां और कद्र खां, रुकनुद्दीन इब्राहिम, उनकी मां अहमद चप और जलालुद्दीन के मंगोल दामाद उलुग खां को बंदी बनाने में सफलता मिल गई। अलाउद्दीन ने सभी को दिल्ली भिजवाने का आदेश दिया। हांसी के निकट अरकली खां, कद्र खां, अहमद चप और उलुग खां को अलाउद्दीन के आदेशानुसार अंधा बनाकर परिवार के सभी सदस्यों से पृथक कर दिया गया। बाद में अरकली खां और कद्र खां को उनके पुत्रों सहित मौत के घाट उतार दिया गया। मलिका जहां तथा अन्य लोगों को नुसरत खां की देखरेख में दिल्ली में बंदी बनाकर रखा गया। अब अमीरों से धन वसूली। सिंहासन के दावेदारों तथा उनके समर्थकों को अपने मार्ग से हटा देने के बाद उसने उन सभी अमीरों को दंड देने का निश्चय किया जिन्होंने सोने के लोभ से सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम के साथ विश्वासघात किया था। ये काम वजीद नुसरत खां को सौंपा गया। नुसरत खां ने नित्य नए तरीके अपनाकर सख्ती के साथ अमीरों से धन वसूल किया, जिससे राजकोष का मुंह भर गया। अलाउद्दीन को विश्वास था कि ऐसे लोग जो एक स्वामी को छोड़कर दूसरे से मिल सकते हैं, वे कभी विश्व से नहीं हो सकते। विश्वासघातियों से पहले लाभ उठाना और फिर उन्हें सजा देना अलाउद्दीन का एक सिद्धांत था। विजय अभियान तथा साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। प्रारंभिक सफलताओं के बाद सिकंदर महान की भांति विश्व विजय का सपना देखने लगा। इतना ही नहीं, वे एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था, परंतु दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने उसे नया धर्म स्थापित करने की योजना को त्यागने तथा विश्व विजय के काम को हाथ में लेने से पूर्व समूचे भारत को जीतने की सलाह दी। अलाउद्दीन ने उसकी सलाह को स्वीकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं के बाहर स्थित स्वतंत्र हिंदू राज्यों को जीतने का संकल्प किया।
इन राज्यों पर आक्रमण करने के लिए उसने किसी उचित कारण अथवा बहाने की आवश्यकता नहीं समझी। उत्तर भारत की विजय। नंबर 1, गुजरात। उत्तर भारत की विजयों को याद करने की ट्रिक याद कर लेना आप। गुरची, मासीजा, यानी कि गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना और जालोर। यानी कि उत्तर भारत की विजय को याद करने की ट्रिक है गुरची, मासीजा, गुजरात। उन दिनों में गुजरात एक समृद्ध राज्य था। उसकी राजधानी अनिलवाड़ा थी और बघेल राजा कर्ण का शासन था। वैसे तो तुर्क आक्रमणकारी गुजरात पर कई बार आक्रमण कर चुके थे, परंतु इस राज्य को जीतने में उन्हें स्थायी सफलता नहीं मिल पाई थी। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने 2 सेनानायकों उलुग खां और नुसरत खां को एक विशाल सेना के साथ इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आक्रमणकारियों ने अनिलवाड़ा को घेर लिया। कर्ण की रानी कमला देवी उनके हाथों में पड़ गई, परंतु कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भाग निकला और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ आश्रय लिया। गुजरात के समस्त राज्य पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। गुजराती ग्रंथ मेरुतंग और विचार श्रेणी के अनुसार कर्ण के मंत्री माधव के विश्वासघात के कारण तुर्कों को सफलता मिल गई। खंबात में मलिक नुसरत खां को काफूर नामक एक खूबसूरत दास मिला, जो आगे चलकर मलिक काफूर के नाम से विख्यात हुआ। काफूर और कमला देवी को दिल्ली भेज दिया गया, जहां अलाउद्दीन ने कमला देवी के साथ निकाह कर लिया और काफूर को भी अपनी सेवा में रख लिया। गुजरात में प्राप्त धन संपदा के साथ जब शाही सेना वापस लौट रही थी, तो जालोर के निकट लूट के माल के बंटवारे के प्रश्न पर नव मुस्लिम भारत में बसे मंगोल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने नुसरत खां के एक भाई और अलाउद्दीन के एक भतीजे सहित कई सैनिकों को मार डाला। वफादार शाही सेना ने बर्बरता के साथ विद्रोहियों का दमन किया, परंतु विद्रोहियों के कुछ नेता भाग निकले और उन्होंने हिंदू शासकों की शरण ली। दिल्ली में भी विद्रोहियों के परिवारों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। उनकी स्त्रियों का सतीत्व लूटा गया। बच्चों को उनकी माताओं के सामने ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इतिहासकार वर्नी ने भी इस पशुतापूर्ण कार्य की कटु निंदा की थी। दूसरा है रणथंबोर। अलाउद्दीन ने दूसरा आक्रमण रणथंबोर के सुप्रसिद्ध दुर्ग पर किया। यहाँ पर चौहान वंशीय हमीरदेव का शासन था। रणथंबोर पर आक्रमण करने के मुख्य कारण इस प्रकार थे। नंबर 1, ये भारत के शक्तिशाली दुर्गों में से एक था और दिल्ली से अत्यधिक दूर न होने से इसका सामरिक महत्व था। नंबर 2 है, ये दुर्ग राजस्थान में पहले तुर्कों की सैनिक चौकी रह चुका था और रजिया के समय चौहानों ने इस पर पुनः कब्जा कर लिया था। नंबर 3 है, यहाँ के शासक हमीरदेव ने सल्तनत के विद्रोही नव मुसलमान सरदारों को आश्रय दे रखा था। इसलिए अलाउद्दीन ने उलुग खां और नुसरत खां को रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना ने रणथंबोर पहुंचकर दुर्ग की घेराबंदी कर ली। घेराबंदी के समय नुसरत खान मारा गया और राजपूतों के आक्रमण कर शाही सेना को खदेड़ कर भगा दिया। तब अलाउद्दीन स्वयं दिल्ली से चला। मार्ग में तिलपत नामक स्थान के निकट सुल्तान के भतीजे अख्त खान ने अलाउद्दीन पर घातक आक्रमण कर स्वयं सुल्तान बनने का स्वप्न देखा, परंतु उसने जल्दबाजी से काम किया। घायल सुल्तान को मरा समझकर वे शाही सेवर में आ पहुंचा और उसके पीछे पीछे सुल्तान भी आ धमका। अख्त खां और उसके समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। रणथंबोर पहुंचकर अलाउद्दीन ने नए सिरे से घेराबंदी की। लगभग 1 वर्ष तक घेरा चला। इसी बीच अलाउद्दीन को अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसे सूचना मिली कि उसके 2 भांजों बदायूं के सूबेदार उमर खां और अवध के सूबेदार मंगू खां ने विद्रोह कर दिया, परंतु शीघ्र ही उनके विद्रोह को कुचल दिया गया और उन्हें परिवारजनों तथा अनुयायियों सहित मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ दिनों बाद सूचना मिली कि दिल्ली में भी सरकार का तख्ता पलट दिया गया है। हाजी मौला नामक एक अधिकारी ने दिल्ली कोतवाल का वध करके किसी सैयद को सिंहासन पर बैठा दिया। शाही सेना ने इन विद्रोहियों को भी मौत के घाट उतार कर शांति स्थापित की। षड्यंत्रों और विद्रोह तथा लंबी घेराबंदी से परेशान अलाउद्दीन ने छल कपट के साथ रणथंबोर को जीतने का प्रयास किया। उसने हमीरदेव के प्रधानमंत्री रणमल को अपनी तरफ मिला लिया और उसकी सहायता से दुर्ग पर आक्रमण किया गया। राणा हमीर ने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की। राजपूत स्त्रियों ने जोहर रचाया। अधिकांश राजपूत सैनिक मारे गए। सुल्तान के आदेश से विश्वासघाती
रणबल को भी मौत के घाट उतार दिया गया। विजय अलाउद्दीन दिल्ली लौट गया। अब नंबर 3 है चित्तौड़गढ़, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सुल्तान ने गुहिलों तो राजपूतों के शक्तिशाली दुर्ग चित्तौड़ को जीतने का निश्चय किया। इस समय चित्तौड़ पर राणा रतन सिंह का शासन था। जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दिल्ली से प्रस्थान किया और चित्तौड़ पहुंचकर दुर्ग की सख्त घेराबंदी कर दी गई। राजपूतों ने अपनी परंपरागत वीरता के साथ मुस्लिम सेना का सामना किया। 8 मास तक घेरा जारी रहा और सफलता नहीं मिल पाई। उधर राजपूत भी परेशान हो गए। अंत में भयंकर संघर्ष के बाद मुसलमानों ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। इससे पूर्व राजपूत स्त्रियों ने जोहर रचाया। कर्नल टाड ने लिखा है कि सुंदरी पद्मिनी ने उस समूह का नेतृत्व किया जिसमें वह समस्त स्त्री सौंदर्य एवं यौवन सम्मिलित था, जिसे तातारों की काम पिपासा द्वारा लांछित होने का भय था। राजपूतों की शूरवीरता से कुपित अलाउद्दीन ने दुर्ग पर अधिकार हो जाने के बाद कत्लेआम का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप लगभग 30,000 राजपूत मारे गए। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का शासक नियुक्त कर सुल्तान दिल्ली लौट गया। रतन सिंह तो मारा गया, परंतु उसके एक वंशज हमीर देव ने खिजर खां को इतना परेशान किया कि सुल्तान ने उसके स्थान पर राजपूत सरदार मालदेव को चित्तौड़ का शासक सौंप दिया। 1321 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के बाद हमीर देव ने चित्तौड़ जीत लिया। अब रानी पद्मिनी की कहानी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1540 ईस्वी के आसपास एक मलिक मोहम्मद जाहिसी नामक एक कवि ने पद्मावत नामक एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का मुख्य कारण रानी पद्मिनी को हस्तगत करना था। जाहिसी की इस कहानी के बाद मुस्लिम इतिहासकारों तथा राजपूतों के चारण भाटों ने भी जो की तो स्वीकार कर लिया। कर्नल टाड ने भी इसे सत्य मान लिया। पद्मावत के अनुसार पद्मिनी सिंगल द्वीप लंका के राजा गोवर्धन की राजकुमारी थी। हीरामन नामक तोता से रतन सिंह ने उसकी सुंदरता के बारे में सुना था और उसे प्राप्त करने के लिए वे चित्तौड़ से लंका गया और 12 वर्ष की तपस्या के बाद उससे विवाह करने में सफल रहा। उसको साथ लेकर चित्तौड़ लौट आया। राघव नामक एक फकीर के द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन ने पद्मिनी के सौंदर्य का यशोगान सुना और उसने रतन सिंह को उसे शाही हरम में भिजवाने का संदेश भिजवाया। रतन सिंह की अस्वीकृति से क्रोधित सुल्तान ने चित्तौड़ को जा घेरा। 8 वर्ष की घेराबंदी के बाद भी जब सुल्तान को सफलता न मिली तो उसने रतन सिंह को कहलवाया कि यदि दर्पण में ही पद्मिनी का प्रतिबिंब उसे दिखा दिया जाए तो वापस लौट जाएगा। राणा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पद्मिनी का प्रतिबिंब देख लेने के बाद जब सुल्तान वापस लौटने लगा तो शिष्टाचारवश राणा भी दुर्ग के द्वार तक छोड़ने गया। अवसर पाते ही सुल्तान ने विश्वासघात किया और राणा को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया। इसके बाद उसने राजपूतों को संदेश भिजवाया कि यदि वे राणा की मुक्ति चाहते हैं तो पद्मिनी को शाही हरम में भिजवा दे। पद्मिनी ने राणा को छुड़ाने की योजना बनाई और गोरा तथा बादल के साथ दिल्ली गई। उसके साथ 1600 बंद पालकियों में सशस्त्र वीर राजपूत सैनिक भी चले। दिल्ली जाकर वे राणा को छुड़ा लाई। इस अभियान में गोरा अपने सैकड़ों साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ। चित्तौड़ पहुंचने के बाद कुंभलगढ़ के सरदार देवपाल के साथ युद्ध में राणा रतन सिंह मारा गया। उसके पार्थिव शरीर के साथ रानी पद्मिनी भी सती हो गई। सुल्तान ने दोबारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया। सेनापति बादल की मृत्यु के बाद चित्तौड़ पर सुल्तान का अधिकार हो गया। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि जायसी की इस कथा ने, जिसमें प्रेम, क्रीड़ा, साहस और विषाद सुंदरता से संजोए गए हैं, शीघ्र ही जनसाधारण के मस्तिष्क में स्थान कर लिया। फारसी इतिहासकारों ने कल्पना और वास्तविकता में कोई भेद करने की अधिक चिंता नहीं की और इसे सच्चा इतिहास मान लिया। तत्कालीन इतिहासकारों में इसामी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता आदि और कुछ अन्य लेखकों ने कहानी का कहीं उल्लेख नहीं किया है, जबकि परवर्ती फारसी इतिहासकारों अबुल फजर, हाजी उदवेर, फरिश्ता आदि ने इसे सत्य माना है। राजस्थान के इतिहासकार नैन्सी ने भी इसे सत्य माना है। पद्मिनी की कहानी के बारे में आधुनिक इतिहासकारों में भारी विवाद बना हुआ है। डॉक्टर ओझा, डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर के.एस. लाल और डॉक्टर कानूनगो, डॉक्टर आशीर्वादी लाल, प्रोफेसर हबीब इत्यादि इतिहासकार पद्मिनी की ऐतिहासिकता को विश्वसनीय नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ कर्नल टॉड,
डॉक्टर राय, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि विद्वान इसकी सत्यता में विश्वास रखते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने विरोधी पक्ष के इतिहासकारों के तर्कों का खंडन करते हुए पद्मिनी की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। मालवा 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालवा पर आक्रमण करने के लिए मुल्तान से के सूबेदार आइन उल मुल्क को भेजा। मालवा का कुछ भाग तो तुर्क लोग पहले ही जीत चुके थे, शेष भाग पर महलक देव का शासन था। उसका सेनापति हरचंद कोका प्रधान के नाम से प्रसिद्ध था। वह एक निपुण सेनापति और राजनीतिज्ञ था, परंतु शाही सेना के साथ लड़े गए युद्ध में हरचंद मारा गया और हिंदू परास्त हो गए। नवंबर 1305 में महलक देव लड़ता हुआ मारा गया और मांडू पर शाही सेना का अधिकार हो गया। इसके बाद शाही सेना ने उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी आदि प्रमुख नगरों को जीतकर संपूर्ण मालवा पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार जमा दिया। मालवा की शासन व्यवस्था के लिए सुल्तान ने एक सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब है सिवाना और जालोर। रणथंभौर और चित्तौड़ की विजय के उपरांत भी पश्चिमी राजस्थान में सिवाना और जालोर राज्यों में राजपूतों का स्वतंत्र शासन कायम रह गया था, जिसे साम्राज्यवादी अलाउद्दीन अधिक समय तक सहन नहीं कर सका और 1308 ईस्वी में उसने पहले सिवाना पर आक्रमण किया। वहां का शासक शीतलदेव मुस्लिम सेना से लड़ता हुआ मारा गया और सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इसके बाद जालोर पर आक्रमण किया। जालोर सिवाना से केवल 50 मील दूर ही था और वहां पर इस समय कानड़देव का शासन था। मुस्लिम इतिहासकारों के असत्य विवरण के आधार पर बहुत से इतिहासकार ने यह धारणा रखी है कि कानड़देव ने प्रारंभ में सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी और कुछ वर्षों बाद विद्रोह कर दिया। तब अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण करने का आदेश दिया, परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा ने एक काट्य तर्कों के आधार पर यह सिद्ध किया कि कानड़देव ने पहले दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और जालोर पर आक्रमण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति का ही परिणाम था। जैसे भी स्थिति रही हो, 1311 ईस्वी में शाही सेना ने जालोर पर जबरदस्त आक्रमण किया। कानड़देव और उसके अधिकांश सरदार लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और जालोर पर सुल्तान का अधिकार हो गया। भयंकर युद्ध के बाद कानड़देव का केवल एक संबंधी मालदेव बच गया, जिसने कुछ वर्षों बाद सुल्तान की कृपा प्राप्त कर ली और सुल्तान ने उसे चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। गुजरात, मालवा और राजस्थान की विजय से संपूर्ण उत्तरी भारत अलाउद्दीन के शासन के अंतर्गत आ गया। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों पर अधिकार हो जाने से उसे दक्षिण भारत को जीतने में काफ़ी सहायता मिली, क्योंकि उत्तर से दक्षिण को जाने वाले अधिकांश मार्ग इन्हीं दुर्गों के आसपास से होकर जाते थे। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की विजय। अभी पढ़ी थी हमने उत्तर भारत की विजय, अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की विजय। उत्तरी भारत को अपने अधिकार में लेने के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत को जीतने का संकल्प लिया। वह पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का साहस दिखाया। सुल्तान जलालुद्दीन के शासनकाल में उसने देवगिरी के अभियान का उल्लेख हम पहले कर आए हैं। दुर्भाग्य की बात तो यही रही कि उसने उस अभियान से अथवा उत्तरी भारत पर मुसलमानों की विजय से दक्षिण भारत के हिंदू शासकों ने कोई सबक नहीं सीखा, अपने सीमांतों की सुरक्षा के प्रति सक्रिय कदम नहीं उठाया और पहले की भांति आपसी युद्धों में उलझते रहे। उस समय दक्षिण भारत में 4 हिंदुओं के 4 शक्तिशाली राज्य थे। पश्चिम में यादवों का राज्य था, जिसमें महाराष्ट्र सम्मिलित था और देवगिरी दौलताबाद उसकी राजधानी थी। पूर्व में काकतियों का तेलंगाना राज्य था, जिसकी राजधानी वारंगल थी। कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल का राज्य था, जिसमें आधुनिक मैसूर तथा आसपास का क्षेत्र सम्मिलित था और जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। सुदूर दक्षिण में पांड्यों का राज्य था, जिसकी राजधानी मदुरा थी। दक्षिण भारत के संबंध में अलाउद्दीन ने उत्तर भारत से भिन्न नीति अपनाई। उत्तर भारत को वो सीधे अपने शासन के अंतर्गत रखना चाहता था, अर्थात पराजित शासकों के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। परंतु दक्षिण भारत पर उसके सैनिक अभियानों का मुख्य उद्देश्य वहां के शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाना तथा उन्हें वार्षिक कर भेजने के लिए विवश करना था।
इस शर्त पर वह हिंदू शासकों को उनके राज्य वापस लौटाने को तैयार था। इससे स्पष्ट है कि उसका मुख्य ध्येय दक्षिण में धन वसूल करना था। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ था। समुद्रगुप्त की भांति उसने भी समझ लिया कि दूरस्थ राज्यों पर केंद्रीय शासन आरोपित करना और उन्हें ठीक से शासित करना एक दुष्कर कार्य होगा। दिल्ली सल्तनत के लिए दक्षिण भारत को जीतने का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है, जिसे बाद में सुल्तान ने नाइब के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया था। वारंगल विफल अभियान। यह एक संयोग की बात है कि दक्षिणी भारत पर किया गया प्रथम अभियान असफल रहा। 1302-3 ईस्वी में अलाउद्दीन ने नुसरत खां के भतीजे छज्जू और फखरुद्दीन जूना, जो बाद में मोहम्मद तुगलक कहलाया, के नेतृत्व में एक सेना वारंगल पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। इस सेना ने बंगाल तथा उड़ीसा के मार्ग से वारंगल पर आक्रमण किया, परंतु वहां का शासक प्रताप रुद्रदेव ने मुस्लिम सेना को पराजित करके वापस खदेड़ दिया। अधिकांश मुस्लिम इतिहासकारों ने इस आक्रमण का उल्लेख ही नहीं किया है। देवगिरी पर पुनः आक्रमण। जलालुद्दीन के शासनकाल में अलाउद्दीन ने देवगिरी के राजा के साथ जो संधि की थी, उसके अनुसार राजा ने एलिचपुर क्षेत्र का वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया था, परंतु 3 वर्ष से उसने कर नहीं भेजा। इसलिए 1306-7 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के विरुद्ध दिल्ली से एक सेना भेजी। इसका नेतृत्व नाइब मलिक काफूर को सौंपा गया। मलिक काफूर को गुजरात के बघेल राजा कर्ण की लड़की देवल देवी को लाने का काम भी सौंपा गया। देवल की मां कमला देवी अलाउद्दीन के शाही हरम में थी और वे अपनी पुत्री से मिलना चाहती थी। राजा कर्ण ने रामचंद्र देव के यह शरण ले रखी थी और रामचंद्र देव ने उसे बगलाना के छोटे से राज्य का राजा बना दिया था। शाही सेना दिल्ली से देवगिरी की सीमा तक जा पहुंची। सुल्तानपुर के निकट राजा कर्ण को ही सबसे पहले मुस्लिम सेना का सामना करना पड़ा। कर्ण परास्त होकर भाग निकला, परंतु देवल देवी, जिसे युद्ध के पूर्व ही देवगिरी की ओर भेज दिया गया था, शाही सेना के हाथ पड़ गई। उसे तत्काल दिल्ली भेज दिया गया, जहाँ बाद में उसका विवाह अलाउद्दीन के बड़े लड़के खिजर खां के साथ कर दिया गया। इसके बाद काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। शंकरदेव ने जमकर मुकाबला किया, परंतु परास्त होकर भाग गया और राजा रामचंद्र देव को आत्मसमर्पण करना पड़ा। देवगिरी की लूट से प्राप्त धन संपदा के साथ राजा रामचंद्र देव को दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसे राय रायन की उपाधि दी गई और देवगिरी का राज्य वापस लौटा दिया गया। नवसारी का जिला उसकी निजी जागीर के रूप में अलग से दिया गया। इस उदार व्यवहार के पीछे सुल्तान की नीति दक्षिण में एक अधीनस्थ मित्र प्राप्त करना था। डॉक्टर नायर ने लिखा है कि निसंदेह देवगिरी दक्षिण और सुदूर दक्षिण में खिलजी सैनिक अभियानों का आधार बन गई। अब नेक्स्ट है तेलंगाना। अलाउद्दीन वारंगल के विरुद्ध पहली विफलता को भूला नहीं था। 1308-9 ईस्वी में मलिक काफूर को पुराना कलंक धोने के लिए तेलंगाना के विरुद्ध भेजा गया। इस समय तेलंगाना पर प्रताप रुद्रदेव ही शासन कर रहा था। मुस्लिम इतिहासकारों ने उसको लहर देव के नाम से पुकारा है। देवगिरी में विश्राम करने के बाद मलिक काफूर जनवरी 1310 ईस्वी में वारंगल के निकट पहुंच गया। वारंगल का दुर्ग बहुत मजबूत था। वे 2 सुदृढ़ दीवारों से घिरा हुआ था। बाहरी दीवार मिट्टी की थी और भीतरी पत्थर की बनी हुई थी। दुर्ग के चारों तरफ पानी से भरी हुई एक चौड़ी खाई थी। काफूर ने वारंगल दुर्ग को सख्त घेराबंदी के द्वारा दुर्ग रक्षक सेना को भारी क्षति पहुंचाई। कुछ दिनों बाद प्रताप रुद्रदेव को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार प्रताप रुद्रदेव ने 300 हाथी, 700 घोड़ों तथा अपार धन संपदा भेंट किए तथा वार्षिक कर चुकाने का वचन भी दिया। यदि खापी खां का विश्वास किया जाए तो विश्वविख्यात कोहिनूर हुरा भी प्रताप रुद्रदेव ने इसी अवसर पर भेंट किया था। होयसल राज्य। 1310 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन ने होयसल राज्य पर आक्रमण करने का विचार किया और उस वर्ष के नवंबर मास में मलिक काफूर ने एक विशाल सेना के साथ भेजा गया। इन दिनों होयसल राज्य पर लाल तृतीय का शासन था और उसकी राजधानी द्वार समुंदर अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। देवगिरी में विश्राम करने तथा वापसी मार्ग की सुरक्षा का ठोस इंतजाम करने के बाद काफूर द्वार समुद्र की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ वीर वल्लाल पांडे राज्य की सीमा पर युद्ध में उलझा हुआ था, अतः उसे
कापुर के आक्रमण का सही समय पर सूचना नहीं मिल सकी। कापुर ने द्वार समंदर को घेर लिया। वीर वल्लाल ने राजधानी को बचाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा और राजधानी पर आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। मुस्लिम सेना ने नगर के भव्य एवं समृद्ध मंदिरों तथा नागरिकों को जी भर कर लूटा। विवश होकर वल्लाल को संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार उसे युद्ध में भारी हर्जाना चुकाना पड़ा। सुल्तान की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी और वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया गया। अब पांड्य राज्य। द्वार समुद्र से कापुर ने सुदूर दक्षिण के अंतिम राज्य पांड्य की तरफ कूच किया। इन दिनों पांड्य के सिंहासन के लिए वीर पांड्य और सुंदर पांड्य नामक दो भाइयों में गृहयुद्ध चल रहा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि सुंदर पांड्य ने कापुर की सहायता की याचना की थी। जो भी कारण रहा हो, कापुर ने राजधानी द्वार मदुरा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। वीर पांड्य ने सन्मुख युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से शत्रु से संघर्ष जारी रखा। कापुर ने काफी दिनों तक उसका पीछा किया, परंतु वह वीर पांड्य को पकड़ने में असफल रहा। परंतु इस भाग दौड़ में उसे मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों की लूट में से अपार धन अवश्य मिला। अंत में वह दिल्ली लौट गया। इस बार वह जितनी धन संपदा, हाथी और घोड़े अपने साथ दिल्ली ले गया, उससे पहले इतना माल कोई नहीं लाया था। देवगिरी पर अंतिम आक्रमण। राजा रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद शंकर देव देवगिरी का शासक बना। वह शुरू से ही दिल्ली सल्तनत का विरोधी रहा। 1311 ईस्वी में जब कापुर वापस दिल्ली लौट गया तो उसने वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया। अतः उसको सजा देने के लिए 1313 ईस्वी में मलिक काफूर को भेजा गया। मलिक काफूर को पुणे क्यों भेजा गया, इसका कारण दिल्ली सल्तनत की आंतरिक दलबंदी थी। अलाउद्दीन का स्वास्थ्य तेजी से गिरता जा रहा था और मलिक काफूर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ये बात मलिका जहान और उसके भाई अलप खां को पसंद नहीं थी। अतः उन्होंने काफूर को दिल्ली से दूर रखने की योजना बनाई और सुल्तान को देवगिरी के विरुद्ध काफूर को भेजने के लिए राजी कर लिया। शंकरदेव ने डटकर शाही सेना का मुकाबला किया। देवगिरी राज्य का बहुत बड़ा भाग दिल्ली सल्तनत पर सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद काफूर ने तेलंगाना और होयसल राज्य पर आक्रमण कर उनके शासकों से धन वसूला और फिर दिल्ली लौट आया। अलाउद्दीन की दक्षिण नीति की समीक्षा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अलाउद्दीन दक्षिणी भारत को अपनी अधीनता में बनाए रखने में विफल रहा और उसकी दक्षिण नीति को सफल नहीं माना जा सकता है। उनका कहना है कि देवगिरी तथा होयसल राज्यों ने तो फिर भी दिल्ली के साथ सहयोग किया, परंतु तेलंगाना की स्वामी भक्ति लड़खड़ाती रही और पांड्य राज्य ने तो अधीनता स्वीकार ही नहीं की। रामचंद्र देव के बाद शंकर देव का व्यवहार भी बदल गया और काफूर को पुनः दक्षिण के राज्यों के विरुद्ध भेजना पड़ा। इसके विपरीत विद्वानों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में अपने ध्येय को प्राप्त करने में सफल रहा। उनका कहना है कि दक्षिण भारत को वे अपने सीधे शासन में नहीं रखना चाहता था। वे तो केवल इन राज्यों की धन संपदा को हथियाना तथा अपनी प्रभुसत्ता मनवाना चाहता था और यदि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे दोबारा अभियान करना पड़ा तो उसकी सफलता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। कुल मिलाकर उसकी दक्षिण नीति को सफल माना जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मंगोल संकट, उत्तर पश्चिम सीमांत नीति। अलाउद्दीन को अपने शासन के प्रथम 10 वर्षों में मंगोल आक्रमणों का निरंतर सामना करना पड़ा। मंगोल आक्रमणों के परिणामस्वरूप पंजाब, मुल्तान और सिंध के प्रांतों में भारी अशांति उत्पन्न हो गई और राजधानी दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को भी भारी विनाश का सामना करना पड़ा। यह तो उसका साहस और योग्यता की बात थी कि एक तरफ तो उसने मंगोल आक्रमणों को विफल किया और दूसरी तरफ हिंदू शासकों को परास्त कर दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करने का काम जारी रखा। अन्यथा हमें मालूम है कि एक शक्तिशाली सेना होते हुए भी मंगोल संकट की वजह से बलबंत साम्राज्य विस्तार की नीति को नहीं अपना पाया था। पहला आक्रमण। सिंहासन पर बैठने के कुछ महीनों बाद ही अलाउद्दीन को पहले आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1296 ईस्वी में कादर के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। दिल्ली से जफर खां और अन्य अमीरों के साथ एक शक्तिशाली सेना भेजी गई, जिसने जालंधर के निकट मंगोलों को बुरी तरह से पराजित कर वापस खदेड़ दिया। दूसरा आक्रमण 1297 ईस्वी में देवा और साल्दी के नेतृत्व में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया। इस बार मंगोलों ने सीरी के किले पर अधिकार कर लिया। जफर खान ने प्रत्याक्रमण कर सीरी का किला जीत लिया, मंगोलों को पराजित कर खदेड़ दिया और लगभग 2000 मंगोलों
को उनके नेता सहित बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। जफर खां की विजयों ने उसे लोकप्रिय बना दिया, परंतु अलाउद्दीन और उसके भाई उलुग खां को जफर खां से जलन पैदा हो गई। तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में 2 लाख मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस बार वे लूटमार के इरादे से नहीं अपितु विजय प्राप्त करने के लिए आए थे। अतः इधर उधर की लूटमार में समय नष्ट न करके सीधे दिल्ली की तरफ बढ़ते गए और दिल्ली के समीप पहुंचकर राजधानी की घेराबंदी की तैयारी शुरू कर दी। उधर राजधानी की स्थिति और शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग जान बचाने के लिए राजधानी की शरण में लेने को आ गए थे। मंगोलों की घेराबंदी की से स्थिति और भी बिगड़ गई, परंतु अलाउद्दीन ने इस स्थिति में भी अपना साहस और मानसिक संतुलन नहीं खोया और उसने उत्तर की तरफ मंगोलों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शाही सेना की अग्रिम पंक्ति का भार जफर खां को सौंपा गया, जिसने अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन करते हुए हजारों मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया और उनके पीछे धकेलते हुए मुख्य सेना से काफी आगे निकल गया। मंगोलों ने घात लगाकर जफर खां और उसके सैनिकों को चारों तरफ से घेर कर मार डाला। इस अवसर पर अलाउद्दीन और उलुग खां पास ही युद्ध में संचालन कर रहे थे, परंतु दोनों भाइयों ने जफर खां को बचाने का प्रयास नहीं किया। रात्रि के अंधेरे का लाभ उठाकर संपूर्ण मंगोल सेना वापस खड़ी हो गई। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि अलाउद्दीन के लिए यह दोहरी विजय थी, एक शक्तिशाली मंगोलों पर विजय और दूसरी अत्यधिक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी जफर खां के मर जाने की थी। चौथा आक्रमण। जिस समय अलाउद्दीन चित्तौड़ का घेरा डाला हुआ था, तारदी के नेतृत्व में मंगोलों का चौथा आक्रमण हुआ। इस बार भी तेज गति से कूच करते हुए मंगोलों ने राजधानी के निकट पहुंचकर डेरा डाल दिया। मंगोलों ने आसपास के क्षेत्रों को लूटा, दिल्ली से कुछ मोहल्लों पर भी धावे मारे और 2 मास के बाद भी जब अधिक सफलता न मिली तो चुपचाप वापस लौट गए। राजधानी दिल्ली तक मंगोलों के धावों से अलाउद्दीन चिंतित हो उठा और उनके भावी आक्रमणों को रोकने के लिए कदम उठाए। पंजाब, मुल्तान और सिंध में नए दुर्गों का निर्माण और सैनिकों को रखा गया। सीमा की सुरक्षा के लिए पृथक सेना का पुनर्गठन किया गया। सीमांत प्रांत में एक सूबेदार स्तर का एक अधिकारी नियुक्त किया गया जो सीमा रक्षक कहलाता था। अन्य आक्रमण। अली बेग के नेतृत्व में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया और सीमा रक्षकों से निगाहें बचाकर लूटमार करते हुए अमरोहा तक जा पहुंचे। दिल्ली से कापुर तथा मलिक गाजी को भेजा गया, जिन्होंने लौटते हुए मंगोलों को बुरी तरह पराजित किया। 1305 ईस्वी में गाजी मलिक को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1306 ईस्वी में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया, परंतु गाजी मलिक ने उन्हें परास्त करके खदेड़ दिया। 1307-8 में मंगोलों का अंतिम आक्रमण हुआ, परंतु इस बार उन्हें सीमाओं के पास ही परास्त कर दिया गया। अलाउद्दीन के अंतिम दिन और मृत्यु। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महान सेनानायक, साम्राज्य निर्माता और कुशल शासक के अंतिम दिन संकट तथा निराशा में बीते। कठिन परिश्रम और अत्यधिक भोग विलास ने उसे ढलती उम्र में रोगग्रस्त बना दिया। वह अपनी बुद्धि और मन का संतुलन खो बैठा और अत्यधिक संकालु हो गया। उसकी स्त्री और उसके पुत्रों ने उसकी देखभाल में उपेक्षा शुरू कर दी और अपने भोग विलास में डूबे रहे। इसलिए सुल्तान ने कापुर और अलप खां को दिल्ली बुलाया और उनसे अपनी पत्नी और पुत्र के व्यवहार की शिकायत की। सुल्तान को अब मलिक कापुर के अतिरिक्त अन्य किसी में विश्वास नहीं रहा। अतः मलिका जहान, खिजर खां और अलप खां ने कापुर को षड्यंत्र कर समाप्त करने का षड्यंत्र रचा, परंतु सफल नहीं हो पाए। स्थिति का लाभ उठाते हुए कापुर ने भी अपने प्रतिनिधियों को अपने रास्ते से हटाने का कुचक्र रचा। उसने अलाउद्दीन को विश्वास दिलाया कि मलिका जहान, खिजर खां और अलप खां उसको खत्म करने की ताक में है। सुल्तान की स्वीकृति के साथ कापुर ने खिजर खां को ग्वालियर के दुर्ग में और मलिका जहान को पुरानी दिल्ली में बंदी बनाकर रख दिया। अलप खां की हत्या करवा दी गई। इसका परिणाम बुरा निकला। अलप खां के सैनिकों ने गुजरात में विद्रोह कर दिया। चित्तौड़ के राणा हमीर ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और देवगिरी में हरपाल देव ने मुस्लिम सेना को खदेड़कर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इन सभी घटनाओं ने अलाउद्दीन के स्वास्थ्य को और बिगड़ा दिया और जनवरी 1316 में उसकी मृत्यु हो गई। अब ये अलाउद्दीन के बारे में अपन ने उसकी जो विजय थी उसका अध्ययन किया है। अब उसने कुछ ऐसे प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी को याद किया जाता है। उसका राजत्व सिद्धांत। बलबन की भांति अलाउद्दीन भी सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला शासक था और वे भी राजा को इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था, अर्थात वे राजत्व में देवत्व के सिद्धांत को मानने वाला था। उसके हिसाब से सुल्तान की आज्ञा का पालन करना जनता का कर्तव्य है, क्योंकि सुल्तान की आज्ञा ईश्वर के प्रतिनिधि की आज्ञा होती है। इसलिए वह यह भी मानता था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होते,
वे या तो उसके सेवक होते हैं अथवा उसके प्रजाजन। डॉक्टर के एस लाल ने उसकी निरंकुशता के संबंध में लिखा है कि एक शब्द में फ्रांस के राजा लुई 14वें की भांति अलाउद्दीन अपने को राज्य में सर्वोपरि मानता था। उसके मंत्रियों अथवा अधिकारियों किसी में भी अपने सुल्तान को सलाह देने का साहस नहीं होता था। केवल एक अलाउल मुल्क दिल्ली का कोतवाल ही ऐसा व्यक्ति था जो कभी कभी सुल्तान को सलाह देने की हिम्मत कर बैठता था। उस युग में सुल्तान को प्रभावित करने वाले दो ही वर्ग प्रमुख थे, एक अमीर वर्ग और दूसरा उलेमा वर्ग। अलाउद्दीन ने अपने अमीरों की शक्ति को कुचलकर उन्हें आज्ञाकारी सेवकों के साँचे में ढाल दिया। वे अपनी इच्छा अनुसार उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और पदच्युति करता था। जब किसी को अत्यधिक शक्तिशाली और खतरनाक समझता था तो अवसर मिलते उसे खत्म करवा देने से नहीं चूकता था। जहाँ तक उलेमा वर्ग का संबंध है, उसने अपनी सत्ता को बनाए रखने अथवा शासन सुधारों को लागू करने में नहीं तो इस्लाम धर्म का और न ही उलेमाओं का सहारा लिया। उसने स्पष्ट कहा कि राज्य की नीति निर्धारित करने में उलेमाओं का हस्तक्षेप वे कभी सहन नहीं करेगा। काजी मुक्सुद्दीन के साथ बातचीत करते हुए उसने कहा था, मैं नहीं जानता कि इस्लामी कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को के करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा ये मैं नहीं जानता। इस प्रकार अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। इसका यह अर्थ कदापि नहीं लिया जाना चाहिए कि वह एक सच्चा मुसलमान नहीं था। वह अपने धर्म में श्रद्धा और विश्वास रखने वाला पक्का मुसलमान था और धार्मिक मामलों में उलेमाओं की राय का सम्मान करता था। परंतु उसके राजत्व का सिद्धांत एक निरंकुश स्वेच्छाचारी सत्ता का विकास करना था। अब अमीरों की शक्ति का दमन। अलाउद्दीन को अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में कई विद्रोह का सामना करना पड़ा। पहला विद्रोह गुजरात के विजय अभियान से लौटने वाली शाही सेना पर 9 मुसलमान अमीरों ने किया था। रणथंभौर जाते समय सुल्तान के भतीजे अकद खान ने विद्रोह किया और जब वह रणथंभौर का घेरा डाले हुआ था तो उसके भांजों ने विद्रोह किया और दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह किया। इससे अलाउद्दीन काफ़ी प्रभावित हुआ और अपने विश्वस्त अमीरों के साथ विद्रोह के कारणों पर कई दिनों तक लगातार विचार विमर्श करके उनका विश्लेषण करता रहा। अंत में उसे विद्रोह के मूल में 4 मुख्य कारण दिखलाई पड़े जो इस प्रकार है। नंबर 1 है गुप्तचर विभाग की अयोग्यता, जिससे सुल्तान को अपने शासनाधिकारियों तथा जनता की गतिविधियों की सही सूचना समय पर नहीं मिल पाती थी। दूसरा था अमीरों द्वारा दावतों और समारोह का आयोजन, जिससे उनके आपसी संबंध बढ़ते हैं, जहाँ षड्यंत्रों तथा विद्रोह की योजनाएं तैयार की जाती थी। अमीरों के वैवाहिक तथा पारिवारिक संबंध जो उन्हें संगठित होने तथा एक दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा देते थे। और चौथा, लोगों के आसपास धन संपत्ति का होना, जिससे विद्रोह के लिए आवश्यक साधन जुटाने में समर्थ हो जाते हैं। विद्रोह के कारणों का विश्लेषण कर लेने के कारणों को जड़ से मूल नष्ट कर देने की उसने निम्नलिखित 4 अध्यादेश जारी किए। पहला यह अध्यादेश का उद्देश्य अनुदान माफी में दी गई भूमि को जब्त करना था। वस्तुतः हजारों परिवारों को इस प्रकार की भूमि प्राप्त थी जिसके कारण उद्योगहीन व्यक्तियों को एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया था जिसे बिना श्रम के जीविका का साधन मिल गया था। ऐसे लोगों के पास इधर उधर के कुचक्रों में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय होता था। सुल्तान ने इस वर्ग को माफी की भूमि के लिए कर देने को बाध्य किया और पदाधिकारियों को कहा गया कि उनके अधिक से अधिक कर वसूल किए जाए। इसके पीछे अच्छे परिणाम निकले। बर्नी लिखता है कि बड़े अमीरों, उच्च पदाधिकारियों तथा बड़े व्यापारियों को छोड़कर अन्य लोगों के घरों में सोना देखने को भी नहीं मिलता था। दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर व्यवस्था को संगठित करके उसने सक्रिय बनाया। अमीरों, धर्माधिकारियों, बड़े बड़े नागरिकों, नगरों एवं कस्बों, बाजारों तथा सरकारी कार्यालयों में गुप्तचर नियुक्त किए गए। गुप्तचरों की देखरेख के लिए भी संवाददाता और गुप्तचर नियुक्त किए गए और उन्हें आदेश दिया गया कि सुल्तान के सुनने योग्य छोटी से छोटी घटना की भी रिपोर्ट भेजी जाए। परिणाम ये निकला कि सामान्य लोगों और कर्मचारियों ने ही नहीं अपितु बड़े बड़े अमीरों और अधिकारियों ने भी आतंकित होकर बेकार की बातें करना बंद कर दिया। तीसरे अध्यादेश के अंतर्गत मादक द्रव्यों का उपयोग निषिद्ध कर दिया गया। सुल्तान ने स्वयं मदिरापान छोड़ दिया और बड़े ही नाटकीय ढंग से शाही मदिरा पात्रों को जनता के सामने तुड़वा दिया। दिल्ली में मादक द्रव्यों को लाने पर रोक लगा दी गई
और नगर की सीमा चौकियों पर कड़ी व्यवस्था की गई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और नियम भंग करने वालों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई। कुछ दिनों बाद इसमें थोड़ी ढील दी गई और लोगों को अपने घरों में शराब पीने की छूट दे दी गई। चौथे अध्यादेश के अंतर्गत अमीरों के परस्पर विवाह संबंधों तथा समारोह को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। अब बिना सुल्तान की पूर्व स्वीकृति के अमीर लोग अपनी बहन बेटियों तथा पुत्रों का विवाह संबंध तय नहीं कर पा सकते थे। समारोह के लिए भी पूर्व अनुमति लेना आवश्यक थी। इससे अमीरों के सामाजिक समारोह एवं दावतें बंद हो गई। अब नेक्स्ट है राजस्व तथा लगान व्यवस्था। अपनी निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था को लागू रखने, साम्राज्यवादी नीति को कार्यान्वित करने तथा मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा के लिए उसे एक विशाल सेना रखने की आवश्यकता थी और इसके लिए प्रतिवर्ष अपार धन की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन ने राजस्व तथा लगान व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि उसके पहले अध्यादेश का परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ा जो राज्य की सेवा में किए बिना ही वर्षों से माफी की भूमि का उपयोग करते आ रहे थे। अब उन सभी को अपनी भूमि के लिए अन्य लोगों की भांति कर चुकाना पड़ा। प्रोफेसर यूएन डे का मानना है कि सुल्तान ने अब इस प्रकार की भूमि उन्हीं के पास छोड़ी जो सरकारी सेवा में थे अथवा जिन पर सुल्तान की विशेष कृपा रही, परंतु ऐसे लोगों को दी गई भूमि का भी पूरा विवरण रखा जाने लगा। डॉक्टर त्रिपाठी की मान्यता है कि इस प्रकार के कदम के पीछे अलाउद्दीन का मुख्य ध्येय समस्त भूमि पर सुल्तान ने भूस्वामित्व को स्थापित करना था। जो भी दे रहा हो इसको लागू किए जाने से राजकीय आय में पर्याप्त वृद्धि हुई। अलाउद्दीन सुधारों का दूसरा प्रकार मुकद्दम खुद चौधरी आदि लोगों को सहन करना पड़ा। इनमें अधिकांश हिंदू थे और वंश परंपरा से लगान वसूल करके राजकोष में जमा कराने का काम करते रहे थे। इन लोगों को अपनी भूमि का कर अदा करने के बारे में भी काफ़ी रियायतें मिली हुई थी, परंतु अलाउद्दीन का विश्वास था कि ये लोग किसानों से जो कर वसूल करते हैं राजकोष में उसे पूरा जमा नहीं कराते और अपनी भूमि का कर भी वे दूसरे लोगों पर डाल देते हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग काफ़ी धन एकत्र कर लेते हैं और अमीराना जीवन व्यतीत करते हुए विद्रोह की बातें सोचा करते थे। सुल्तान ने उनकी रियायतों को समाप्त कर दिया और अन्य किसानों की भांति उनसे भी कर वसूल किया जाने लगा और विशेष वेतन दिए गए। उन लोगों को पहले की भांति कर वसूल करने के लिए बाध्य किया गया। इतिहासकार बर्निन लिखा है कि चौधरी खुद और मुकद्दम इस योग्य नहीं रह गए कि घोड़ों पर चढ़ सके, अच्छे वस्त्र पहन सके और पान का शौक कर सके। गरीबी के कारण उनकी स्त्रियों को पड़ोसी मुसलमानों के घरों में नौकरानियों की भांति काम करना पड़ता था। वुल्जले हेग भी इस स्तर की पुष्टि करते हैं। अलाउद्दीन का अगला कदम भूमि कर की दर में वृद्धि करना था। वस्तुतः अलाउद्दीन देश के साधनों का शोषण करके अपने राजस्व की वृद्धि करने का इच्छुक था। उसने कुल उपज का आधा भाग राज्य कर के रूप में निश्चित कर दिया। लगान व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण सुधार भूमि की नाप कराकर लगान वसूल करना था। भूमि की नाप के लिए ईमानदार राजस्व अधिकारी नियुक्त किए गए और पुराने कागजातों के द्वारा ये जानकारी भी प्राप्त की गई कि किस गांव में कितनी भूमि कृषि योग्य है और उससे कितना लगान आता है। लगान जिन्स के रूप में वसूल किया जाने लगा। इसके अलावा उसने मकान कर, चराई कर नामक 2 नए कर और वसूल करने का आदेश जारी किए। विद्वानों का मानना है कि चराई कर केवल दूध देने वाले पशुओं के लिए ही निर्धारित किया गया होगा। हिंदुओं से जजिया कर, सिंचाई कर और आयात निर्यात कर भी वसूल किए जाते थे। इन नए करों के परिणाम स्वरूप किसानों को अपनी आय का 75% भाग सरकार को करों के रूप में चुकाना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। एक संयोग की बात है कि लगान वसूल करने वाले वंशानुगत पदाधिकारी और किसानों का अधिकांश वर्ग हिंदू था। इस आधार पर सुल्तान पर यह आरोप लगाना कि उसके राजस्व सुधारों का देय हिंदुओं को चलना था न्याय संगत नहीं होगा। डॉक्टर त्रिपाठी का मत है कि इन सुधारों को संपूर्ण सल्तनत में समान रूप से लागू नहीं किया गया। भूमि की नाप के आधार पर लगान वसूली की व्यवस्था दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। राजस्व तथा लगान संबंधी नए नियमों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए दीवान मुस्तखराज नामक नया विभाग स्थापित किया गया, जिसमें हजारों नए कर्मचारी भर्ती किए गए।
इस विभाग में भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी को रोकने की दृष्टि से इसके कर्मचारियों को अन्यों की तुलना में कुछ वेतन अधिक दिया जाता था। इस पर भी जब विभागीय लोग बेईमानी से बाज नहीं आए तो सुल्तान ने उन्हें कठोर दंड देने की नीति अपनाई। जो लोग समय पर पूरा राजस्व वसूल करके जमा नहीं करा पाते अथवा रिश्वत लेते पकड़े जाते, उन्हें वर्षों तक कारागार में बंदी जीवन बिताना पड़ता था। बर्नी ने लिखा है कि लोग लगान अधिकारियों और कर्मचारियों से इतना नफरत करने लगे कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है कि यह नीति आत्मघातक थी, क्योंकि उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार दिया। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि अलाउद्दीन ने जिस ध्येय से इसे लागू किया था उसमें वह सफल रहा। इससे राजकीय आय में अत्यधिक वृद्धि हो गई और लोग विद्रोह करने की बात करना भी भूल गए। सैनिक व्यवस्था, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि साम्राज्य विस्तार और मंगोल संकट को टालने के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। अतः अलाउद्दीन ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए। वह पहला सुल्तान था जिसने एक विशाल स्थायी सेना की नींव डाली, जो हमेशा से राजधानी में सेवा के लिए उपलब्ध रहती थी। सैनिकों की भर्ती सीधे सेना मंत्री द्वारा की जाती थी और सैनिकों को राजकोष नगद वेतन देने की नीति लागू की गई थी। एक घोड़ा रखने वाले सैनिक के लिए 234% वार्षिक कर और 2 घोड़े रखने वाले सैनिक के लिए 322% वार्षिक कर देना निश्चित किया गया। सैनिकों के अस्त्र शस्त्र तथा अन्य सामग्री व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती थी। नए सैनिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उनकी पदोन्नति सुल्तान स्वयं करता था। भ्रष्टाचार को रोकने की दृष्टि से सेना मंत्री के रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक का हुलिया लिखने की परिपाटी शुरू कर दी गई। इसी प्रकार घोड़ों को दागने की प्रथा भी शुरू की गई, ताकि सैनिक अच्छे घोड़ों को न बदल सके। सेना के संगठन, साज सज्जा और अनुशासन पर अलाउद्दीन बहुत अधिक ध्यान देता था। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। किसी भी इतिहासकार ने पदाती सैनिकों की संख्या का उल्लेख नहीं किया, परंतु वे निश्चय ही घुड़सवारों से अधिक रही होगी। मंगोलों की रोकथाम के लिए उसने नए दुर्ग बनवाए तथा पुरानी की मरम्मत करवाई। इसका विस्तृत उल्लेख पहले भी किया जा चुका है। सुल्तान को जो शानदार सफलता मिली उसके मूल में उसकी सैन्य व्यवस्था ही थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसके सुधारों के फलस्वरूप सेना ने कितनी श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त कर ली थी। बाजार व्यवस्था, सुल्तान द्वारा लागू की गई बाजार व्यवस्था तथा मूल्य नियंत्रण के पीछे सुल्तान के उद्देश्यों को लेकर काफ़ी वाद विवाद बना हुआ है। एक उद्देश्य यह बतलाया जाता है कि विशाल सेना रखने तथा सैनिकों को नगद वेतन देने से राजकोष पर भारी दबाव पड़ा। अतः सैनिकों को कम वेतन दिया गया, परंतु उनका जीवन आराम से गुजर सके, इसलिए दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं के भाव निर्धारित किए गए। डॉक्टर यूएनडे ने दूसरा उद्देश्य बतलाया है। वे लिखते हैं कि अलाउद्दीन का उद्देश्य व्यापारी वर्ग द्वारा के विभिन्न साधनों के प्रयोग से वस्तुओं के मूल्य में हो रही वृद्धि को रोकना था, न कि उनके सामान्य प्रचलित मूल्यों में कमी करना। कुछ लोग इसका कारण सुल्तान का मानवीय उद्देश्य बतलाते हैं कि उनके अनुसार सुल्तान अपनी जनता की भलाई के लिए उसे उचित दामों पर वस्तुएं उपलब्ध कराना चाहता था, परंतु अलाउद्दीन जैसे निरंकुश एवं शोषक व्यक्ति से जनता की भलाई की अपेक्षा करना निरर्थक बात लगती है। अपने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने नई बाजार व्यवस्था लागू की थी। नई बाजार व्यवस्था के अंतर्गत दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं जैसे अनाज, दालें, तिलहन, चावल, घी, तेल, गुड़, शक्कर, कपड़ा, दास दासी, घोड़े, गाय, भैंस, बकरे, मांस, मछली और साग सब्जियों के भाव साधारण बाजार की दर से निश्चित कर दिए गए हैं। अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार कायम कर दिए गए। किसी भी कारणवश राजधानी के निवासियों को उपभोक्ता वस्तुओं के संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए विशाल सरकारी गोदाम बनाए गए, जिनमें आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में संलग्न किया गया था। संकटकालीन स्थिति में कौन सी वस्तुएं किस अनुपात में वितरित की जाएगी, इसकी व्यवस्था भी पहले से ही कर ली गई, जो आजकल की राशन पद्धति से मिलती जुलती है। अनाज की व्यवस्था के प्रति विशेष ध्यान दिया गया। खालसा भूमि किसानों से अनाज के रूप में लगान वसूली के आदेश दिए गए। राजधानी के आसपास के क्षेत्रों की भूमि के सभी किसानों से जिन्स के रूप में लगान लिया जाने लगा। किसानों से ही ली जाने वाली जिन्सों के भावों भी तय कर दिए गए। अनाज खरीदने का काम केवल
परमिटधारी व्यापारियों को ही सौंपा गया। अन्य किसी व्यक्ति को किसानों से सीधा अनाज खरीदने की आज्ञा नहीं थी। दूर स्थानों से राजधानी में अनाज लाने का काम करने वाले बंजारों को राजधानी के पास ही बसा दिया गया ताकि कम मुनाफे के कारण वे लोग इस काम को छोड़कर कहीं अन्यत्र न चले जाए। जिन व्यापारियों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती थी उन्हें राज्य की ओर से ऋण दिया जाता था। कपड़े के व्यापारियों को बाहर से माल मंगाने के लिए अग्रिम धन दिया जाता था। सभी वस्तुएं निर्धारित भाव पर बेची जा रही थी और सही तौल कर अथवा माप कर दी जा रही है। इसकी जांच पड़ताल स्वयं सुल्तान देता था। इसके लिए वे छोटे छोटे बच्चों से सामान मंगवाया करता था। यदि कोई व्यापारी अथवा दुकानदार बेईमानी करता तो उसे सख्त सजा दी जाती थी। कम तोलने वाले दुकानदारों को उसी मात्रा में उनके शरीर से मांस निकाला लिया जाता था। सुल्तान के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को इस संपूर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन करने का भी अधिकार नहीं था। अकाल के दिनों में जब अनाज मंडी के सबसे बड़े अधिकारी सहना या मंडी ने गल्ले के दामों में थोड़ी सी वृद्धि की बात कही तो सुल्तान ने उसी समय बाजार में उसे कोड़े मारे जाने की सजा दी। अपनी संपूर्ण व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सुल्तान ने प्रत्येक बाजार के लिए अनेक पृथक अधिकारी नियुक्त किए और प्रत्येक बाजार में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। इस व्यवस्था को केवल राजधानी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर ही लागू किया गया अथवा समूचे साम्राज्य में लागू किया गया, इस प्रश्न पर इतिहासकारों में भारी मतभेद है। डॉक्टर के.एस. लाल ने अनेक तर्क देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह व्यवस्था केवल राजधानी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। यह बात दूसरी है कि उसके परिणामस्वरूप देश के अन्य भागों पर भी प्रभाव पड़ा होगा। सुल्तान अपने उद्देश्य में सफल रहा। इतिहासकार बार्नी ने लिखा है कि सुल्तान की मृत्यु पर्यंत वस्तुओं के भाव एक जैसे ही बने रहे। इसलिए डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि उसकी सफलता भावों को कम करने में उतनी नहीं है जितनी कि एक लंबे समय तक भावों को नियंत्रित रखने में है। उसके समय की परिस्थितियों, विशेषकर मंगोलों के निरंतर आक्रमण और साम्राज्य विस्तार के लिए किए गए सैनिक अभियानों को देख करने से अलाउद्दीन की सफलता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। राज्य और जनता पर प्रभाव। तुर्की सुल्तानों में अलाउद्दीन ही वे पहला शासक था जिसने राजस्व सुधारों में गहरी रुचि ली और इस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करके राजस्व में वृद्धि की। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और किसानों के बीच वर्ग सबसे अधिक लाभ उठाता था और राज्य की वास्तविक वसूली का बहुत कम हिस्सा प्राप्त होता था। अलाउद्दीन ने पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके एक नवीन व्यवस्था की नींव डाली। इससे राज्य की आय में भारी वृद्धि हुई और अलाउद्दीन के लिए एक सुविकसित सेना का वे उठाना संभव हो गया। अपनी इस सैन्य शक्ति के बल पर साम्राज्य विस्तार करने में सफल रहा। मंगोल आक्रमणों से अपने राज्य की सुरक्षा कर पाया। अपने अमीरों और विद्रोही हिंदू सरदारों की शक्तियों को कुचलकर अपनी निरंकुश शक्ति की स्थापना कर पाया। परंतु उसके सुधारों के फलस्वरूप उन सभी व्यक्तियों को जिन्हें पिछले सुल्तानों ने किसी न किसी रूप में मुक्त भूमि प्राप्त हुई थी और अब किसी भी रूप में राज्य की सेवा नहीं कर रहे थे, भूमि तथा जागीरों से वंचित होना पड़ा। इससे राज्य की भूमि खालसा भूमि में वृद्धि हुई। सुल्तानों के सुधारों के फलस्वरूप लगान वसूल करने वाले वंशानुगत अधिकारियों तथा कर्मचारियों की स्थिति दयनीय हो गई। बर्नी के कथानुसार उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, जिसके कारण उनकी पत्नियों का कार्य करने के लिए सुल्तान मुसलमानों के घरों में जाना पड़ा। अलाउद्दीन ने लगान की दर में भारी वृद्धि की और लगान के अलावा 2 नवीन कर और लगा दिए, मकान कर और चराई कर। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। वस्तुतः अलाउद्दीन ने इन सुधारों के द्वारा हिंदुओं को दुर्बल बनाकर उनकी विद्रोह करने की शक्ति को समाप्त कर दिया। अब हम अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण अथवा बाजार नियमों को लेते हैं। इन्हें लागू करने का मुख्य उद्देश्य शाही सेना को लाभ पहुंचाना था, न कि परोपकार और लाभ की भावना थी और परोपकार और लोकहित की भावना थी। समकालीन इतिहासकार बार्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। सेना के व्यय में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी करने की, परंतु उसको सैनिक सुविधा पूर्वक जीवन यापन कर सके इसके लिए उसने वस्तुओं की कीमतें निश्चित की और उनकी दरें कम कर दी। इससे स्पष्ट है कि अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्थिक स्थिति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना विशाल सेना का भरण पोषण करना था। डॉक्टर के.एस. लाल ने भी लिखा है कि सुल्तान के लिए एक राजनीतिक आवश्यकता थी
अलाउद्दीन जैसे निरंकुश सुल्तानों से यह आशा करना व्यर्थ था कि वे राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की भावना से प्रेरित होगा और परोपकार या लोकहित की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति के कारण वस्तुओं के भाव बहुत सस्ते हो गए और काफी वर्षों तक सस्ते रहे। बर्नी ने इस कथन की पुष्टि की करता है। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि उसकी सफलता भावों को कम करने में उतनी नहीं है जितनी कि एक लंबे समय तक भावों को नियंत्रण में रखने में है। उसके समय की परिस्थितियों, विशेषकर मंगोलों के निरंतर आक्रमण और साम्राज्य विस्तार के लिए किए गए सैनिक अभियानों को देखने से अलाउद्दीन की सफलता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रही। केंद्रीय सत्ता इतनी मजबूत हो गई कि उसके विरुद्ध विद्रोह की बात करना भी दुष्कर हो गया। प्रशासन व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त हो गई। अब हम उसकी व्यवस्था के दूसरे पहलू को लेते हैं, इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन की नीति हानिकारक होने की अपेक्षा हानिकारक सिद्ध हुई। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन की नीति लाभकारक होने की अपेक्षा हानिकारक अधिक सिद्ध हुई और साथ ही लोकप्रिय भी सिद्ध नहीं हो सकी। इसलिए अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही उसके नियम भी समाप्त हो गए। उसके सुधारों से जनता के किसी वर्ग को भी लाभ नहीं पहुंचा। सर्वप्रथम हम व्यापारी दुकानदार वर्ग की चर्चा करते हैं। इस वर्ग द्वारा अतिशय मुनाफा कमाने, कम तोलने और अन्य तरीकों से ग्राहकों को लूटने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना राज्य और जनता दोनों के लिए लाभप्रद था, परंतु इसके लिए जिन कठोर दंडों को सहारा लिया जाता था उससे व्यापारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सका। लाभ कमाने और व्यापार को बढ़ाने की प्रेरणा जाती रही। फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य के विकास क्रम अवरुद्ध हो गया। इसके अलावा खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं का व्यापार करने वाले अनेक व्यापारियों को सरकारी आदेशानुसार दिल्ली में बसने के लिए बाध्य किया गया। इससे साम्राज्य के अन्य भागों में व्यापार को आघात पहुंचा। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे अधिक क्षति किसानों को उठानी पड़ी, जिन्हें अपनी पसीने की कमाई का लगभग 75% भूमि कर तथा बहुत से करों के रूप में अदा करने के लिए विवश होना पड़ा। इतना ही नहीं, उसे अपना शेष अनाज घुमक्कड़ व्यापारियों, बंजारों को, जिनकी सहायता सरकारी कर्मचारी करते थे, सस्ती दरों पर बेचने के लिए विवश किया गया। इससे किसान बाजार चुनने की स्वतंत्रता तथा अच्छे दामों पर बेचकर लाभ कमाने के अवसर से वंचित हो गए। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि शासन द्वारा निश्चित सस्ती कीमत पर अपना अनाज बेचने से किसान कभी सुखी नहीं हो सकते थे। गांव के इन किसानों को दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने की कोई पृथक व्यवस्था नहीं की गई। परिणाम स्वरूप नए नियमों के अंतर्गत किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बड़ी असहाय और दयनीय हो गई। इसी प्रकार हाथ से सामान तैयार करने वाले कारीगरों और दस्तकारों को भी नए नियमों से कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि उन्हें ही नाम मात्र के मुनाफे पर निर्धारित मूल्य पर अपना सामान बेचना पड़ता था। दिल्ली में वस्तुओं के भाव कम होने के कारण बाहर के व्यापारी वहां माल लाने में कतराने लगे। इसके साथ ही अच्छी और बुरी और बहुमूल्य वस्तुएं बाजार से गायब हो गई। शान शौकत और विलासिता की वस्तुएं प्राप्त करना तो और भी दुष्कर हो गया। यद्यपि अलाउद्दीन ने अपनी सेना को संतुष्ट रखने का भरसक प्रयास किया था, सुधार लागू करके जीवनावश्यक वस्तुओं को सस्ता कर दिया, फिर भी सैनिक वर्ग को विशेष संतोष नहीं था, क्योंकि उनके वेतन बहुत कम कर दिए गए। सरकारी कर्मचारियों में तो सुल्तानों के सुधारों को ठीक से कार्यान्वित न करने पर कठोर दंड की व्यवस्था से भारी असंतोष व्याप्त था। सुल्तान की कठोरता के कारण कर्मचारी भी जनता के प्रति अधिक कठोर बन गए। फलस्वरूप सरकारी कर्मचारी इतने अधिक अप्रिय हो गए कि लोग उन्हें प्लेग से भी अधिक खतरनाक समझने लगे। संक्षेप में अलाउद्दीन के सुधारों, बाध्यता और आतंक ने शासन की जड़ें खोखली कर दी। जनता पर यह अनिश्चित जीवन प्रणाली लाद दी गई, जिससे असंतोष की भावना बलवती होती गई। डॉक्टर पी. शरण के अनुसार अलाउद्दीन की संपूर्ण नीति केवल एक ही निष्कर्ष को बताती है कि वह पूर्णतया तर्कहीन और बनावटी थी तथा समस्त आर्थिक नियमों को प्रकट रूप में उल्लंघन थी। कुल मिलाकर उसकी व्यवस्था को जनहित में नहीं माना जा सकता। राज्य के हित की दृष्टि से भी उसे स्थायी व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन। मध्ययुगीन भारत के इस महान शासक के चरित्र तथा सफलताओं के संबंध में परस्पर विरोधी मत देखने को मिलते हैं।
जहाँ एल्पिनिस्टन आदि विद्वानों के अनुसार उन अनेक मूर्खतापूर्ण तथा क्रूर नियमों के उपरांत भी उसका शासन काल गौरवपूर्ण था और एक सफल शासक की भांति उसने अपनी शक्ति का उचित रूप से प्रयोग किया। वहाँ इसके विपरीत स्मिथ जैसे विद्वानों की मान्यता है कि किसी भी आधार पर उसके शासनकाल को गौरवपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता और उसने अपनी शक्तियों का उपयोग न्यायपूर्ण ढंग से नहीं किया। वे बर्बर अत्याचारी और उसका शासन लज्जापूर्ण था। समकालीन इतिहासकारों ने भी उसके चरित्र और गुणों का उल्लेख किया है। उनके विवरणों से स्पष्ट है कि उसे पढ़ने लिखने की शिक्षा नहीं मिल पाई, परंतु उसमें सामान्य सांसारिक ज्ञान और अनुभव की कमी नहीं थी। वह एक दृढ़ संकल्प एवं इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था और जिस काम को करने की ठान लेता था उसे पूरा करने के बाद ही चैन लेता था। उसमें दुष्टता और क्रूरता की कमी नहीं थी। अपनी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने वालों को दंड देते समय वह दया और क्षमा को बिल्कुल भुला देता था। अपने संबंधियों और जलाली अमीरों, विद्रोही नव मुसलमानों के परिवारों, व्यापारियों, राजस्व विभाग कर्मचारियों को जिस प्रकार की यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा, उसे बढ़ने जैसे इतिहासकार भी द्रवित हो उठे। सिंहासन हथियाने के लिए उसने अपने दयालु वृद्ध चाचा और बाद में उसके परिवार की जिस निर्ममता के साथ हत्याएं की, उन सब के आधार पर उसे बर्बर और अत्याचारी शासक ही गिना जा सकता है। वह प्रतिशोध लेने में विश्वास रखता था और संदेह मात्र पर किसी का भी वध करवा देता था। उसे अपने सेनानायकों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को से भी जलन होती थी और जफर खां को इसका परिणाम भुगतना पड़ा था। अलाउद्दीन पर अत्यधिक कामुकता और भोग विलासता का भी आरोप लगाया जाता है, परंतु यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अनेक पत्नियों के होते हुए भी वह किसी के प्रेम में डूबकर अपने राजकीय कार्यों के प्रति उदासीनता नहीं हो पाया। अलाउद्दीन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह अपने धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं था। उसने रमजान का एक भी उपवास नहीं किया और न ही दैनिक नमाज पढ़ पाया। शुक्रवार के दिन भी नमाज के लिए वह कभी कभी किसी मस्जिद में नहीं गया। इन कमियों के उपरांत भी वह एक सच्चा मुसलमान था। अपनी निरक्षरता के कारण वह कुरान पढ़ नहीं सकता था, परंतु अपने धर्म में उसका गहरा विश्वास था और अपने धर्म के विरुद्ध कोई बात सुनने तैयार नहीं था। यह बात दूसरी है कि उसने धर्म को राजनीति से पृथक रखा और अपनी नीतियों तथा प्रशासन पर धर्म और उलेमाओं का हावी नहीं होने दिया। अलाउद्दीन पर धर्मांधता का आरोप भी लगाया जाता है और हिंदुओं के प्रति उसकी नीति का मूल्यांकन भी इसी कसौटी से किया जाता है, परंतु निष्पक्ष इतिहासकार की दृष्टि से उस पर यह आरोप लगाना उचित नहीं होगा। यदि उसके प्रशासनिक सुधारों की वजह से उन हिंदुओं को जो वंशानुगत राजस्व वसूली का काम करते थे अथवा मुनाफिकखोर व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा, तो यह संयोग की बात थी। इसी प्रकार करों की वृद्धि से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई और संयोग से अधिकांश किसान हिंदू थे, परंतु इस संबंध में यह भी याद रखना चाहिए कि प्रथम अध्यादेश के अंतर्गत माफी की जमीनों को जब्त करने से जिन हजारों परिवारों को नुकसान पहुंचा था, उनमें अधिकांश मुसलमान थे। अलाउद्दीन ने जिन अमीरों की शक्ति को कुचला वे सभी मुसलमान थे। युद्ध अथवा सैनिक अभियानों के समय मंदिरों को लूटना तथा मूर्तियों को तोड़ना तो एक सामान्य बात हो चुकी थी। अकबर जैसा महान सम्राट भी इससे अछूता नहीं रह पाया था, परंतु अलाउद्दीन में अन्य गुणों का अभाव नहीं था। उसमें व्यावहारिक ज्ञान की कमी नहीं थी। वह एक निपुण राजनीतिज्ञ और दक्ष कूटनीतिज्ञ था। किसी भी अभियान अथवा योजना पर अमल करने के पूर्व उनके बारे में पहले से ही पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेता था और कभी कभी तो अपने अंतरंग अमीरों से भी अपनी योजना को गोपनीय रख लेता था। जलालुद्दीन के शासनकाल में उसका देवगिरी अभियान उसकी सतर्कता और साहसिकता का ज्वलंत उदाहरण है। रणथंभौर अभियान के समय विद्रोह के कारणों का विश्लेषण उसकी योग्यता का दूसरा प्रमाण है। इससे स्पष्ट है कि उसमें उचित अवसर पर उचित कदम उठाने की निर्णायक शक्ति थी। उसने जिस सूझबूझ के साथ साधन जुटाकर सिंहासन प्राप्त किया और भी साम्राज्य का विस्तार किया, उससे सिद्ध हो जाता है कि उसमें एक सफल सेनानायक और साम्राज्य निर्माता के सभी आवश्यक गुण विद्यमान थे। मंगोलों और राजपूतों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में भी उसने सामरिक कौशल का परिचय देकर अपने आप को एक रणकुशल सेनानायक प्रमाणित कर दिखाया। शायद उसकी योग्यता व्यक्तित्व से आतंकित होकर भी उसके किसी सेनानायक ने उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। इस प्रकार हमने दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तार से पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।